ओके, यू कैन सी इट इज रिटन एल्गोरिदम डिजाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है ना। तो ये ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग नहीं है जिसमें आप किसी भी दूसरे सब्जेक्ट की तरह लेसन लेते हो और उसको घर में जाके याद करते हो, डेफिनेशंस होती है, नहीं। इसमें आपको एज अ प्रोग्रामर सोचना पड़ता है, ठीक है। यू नीड टू थिंक एज अ प्रोग्रामर, लाइक आप एक यूजर के तौर पे नहीं सोचते, आप डेवलपर के तौर पे सोचते हो कि लेट से अगर एक गेम है तो उस गेम को डेवलप करने के लिए आप क्या क्या चीजें रिक्वायर करोगे। उस गेम को डेवलप करने के लिए उस सॉफ्ट गेम एक सॉफ्टवेयर होगी ना, तो उस सॉफ्टवेयर को हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी तरह की सिचुएशन को हम लोग साइबर लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रॉब्लम कहते हैं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्लानिंग होती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो टास्क आप परफॉर्म करते हो, उसे एल्गोरिदम डिजाइन और प्रॉब्लम सॉल्विंग कहा जाता है। ओके, अब एक और चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये बहुत ज्यादा आसान नहीं होता। क्यों नहीं आसान होता? बिकॉज यू हैव नॉट बीन डूइंग दिस थिंग फॉर ईयर्स, ठीक है ना। आप लोग जिस तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री और दूसरी चीजें पढ़ते आए हो, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का पार्ट होता है ये वैसे नहीं है। इवन कंप्यूटर साइंस का जो P1 है वो भी आपके ट्रेडिशनल स्टडीज की तरह ही होता है, लेकिन पेपर 2 जो है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का पार्ट है, वो दिस इज समथिंग एल्स। इसमें आपको एक स्टेप आगे सोचना पड़ता है, एज अ यूजर नहीं सोचना पड़ता, एज अ प्रोग्रामर सोचना पड़ता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो चीज आपको पता होनी चाहिए, दैट इज योर PDLC, ठीक है। PDLC स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। प्रोग्राम का मतलब होगा कंप्यूटर का कोई भी सिस्टम, इट कुड बी वेब ऐप, इट कुड बी डेस्कटॉप ऐप, ठीक है, इट कुड बी एन AI, ठीक है ना। तो अगर आप कोई भी किसी भी तरह का कंप्यूटर सिस्टम बना रहे हो, उसे आप कह देते हो प्रोग्राम, ठीक है। और प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए ना कुछ आपको अप्रोचेस, कुछ आपको यू कैन से पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। उस पैटर्न को हम कहते हैं डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मतलब प्रोग्राम को डेवलप करने का एक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। उस लाइफ साइकिल में ये जो टास्क लिखे हुए हैं लेफ्ट साइड पे, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, ये इसी तरतीब से आपने करने होते हैं। ये नहीं होता कि पहले आप, एक मिनट जी, ये नहीं होता कि पहले आप कभी एनालिसिस बाद में करें, डिजाइन पहले करें, कोडिंग सबसे पहले करें, एनालिसिस बाद में करें। जी पूछें। मेंटेनेंस जो है ना, वो आप लोग A लेवल में पढ़ते हो, ठीक है। आप जो मेंटेनेंस का पार्ट है वो मैं चलो डिस्कस कर दूंगा कि वो जो 5 होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 4 ही शामिल हैं, वो मेंटेनेंस A लेवल में आ जाती है। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है कि आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन, प्लानिंग, डिस्कशन कर दे, प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसके प्लानिंग की डिस्कशन करते हो, ठीक है ना। तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आप एक्चुअल में करने क्या जा रहे हो, ठीक है। सो इसे हम कहते हैं एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल देता हूं, लेट से आपको एक इंस्टीट्यूट से फोन आता है, ठीक है ना। दे कॉल यू, आप लोग कौन हो? आप लोग डेवलपर हो, ठीक है ना, आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, इंजीनियर हो सॉफ्टवेयर के। तो आपको इंस्टीट्यूट कॉल करता है, ठीक है, और कहता है जी हमने अपने लिए सॉफ्टवेयर बनवाना है। आप उनको डायरेक्ट ये नहीं कहते हो जी ओके हो जाएगा काम, कल आ जाए आपका काम, आपका सॉफ्टवेयर मिल जाएगा आपको, ऐसे नहीं होता। सबसे पहले आप एनालिसिस करते हो। एनालिसिस का मतलब होता है आप उनसे पूछते हो कि आपको, आप किस तरह का इंस्टीट्यूट हो। क्या आप एक स्कूल हो, ठीक है, क्या आप एक कॉलेज हो, क्या आप एक यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, क्या आप एक टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, या आप एक मदरसा हो, एटसेट्रा, ठीक है ना। तो ये जो इनिशियल डेटा गैदरिंग है, ये जो इनिशियल प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग है, इसको जकियास हम लोग एनालिसिस कह देते हैं। ओके, अब एनालिसिस में आगे से हम 2 टास्क करते थे, किसी बच्चे को याद है? सामने वैसे लिखे भी हुए हैं। जी शाबाश। एक एब्स्ट्रक्शन, अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फौरन से अपन इनको डिस्कस करेंगे। एक एब्स्ट्रक्शन होता है और एक डीकॉम्पोजिशन होता है। डीकॉम्पोजिशन, ठीक है। एब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आप जो इंपॉर्टेंट टास्क है उनको क्या किया जाता है, इंपॉर्टेंट टास्क आर केप्ट एंड अननेसेसरी टास्क आर फिल्टर्ड आउट,
फिल्टर आउट क्या मतलब, इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल ये है कि लेट्स से, नहीं 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 नहीं, दिस इज समथिंग एल्स। देखो, इसका मतलब ये है, लेट्स से आप एक कैलकुलेटर बनाने जा रहे हो, ठीक है, आप एक सिंपल कैलकुलेटर बनाने जा रहे हो, ठीक है ना। कैलकुलेटर बनाने के लिए, सिंपल कैलकुलेटर बनाना ना, तो इंपॉर्टेंट टास्क क्या होंगे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड और रिमाइंडर। ये सिंपल कैलकुलेटर में ये टास्क आते हैं, बल्कि सिंपल कैलकुलेटर में लेट्स से रिमाइंडर भी नहीं आता। ओके, ये इंपॉर्टेंट टास्क आपने अपने पास रख लिए। साइन, कॉज, टेन, ये एडवांस कैलकुलेटर में होते हैं, आप इनको फिल्टर आउट कर दोगे। तो ये एब्स्ट्रैक्शन की एक छोटी सी एग्जांपल दी है। जी जी, जिससे आप सिर्फ उन एरियाज पे आप फोकस करोगे जो जरूरी है, जो एरिया जरूरी नहीं है उनको आप अब उन पे फोकस नहीं करोगे। ओके, फिर एब्स्ट्रैक्शन के बाद आप डीकॉम्पोजिशन करते हो। डीकॉम्पोजिशन का मतलब है कि आप प्रॉब्लम को तोड़ते हो, प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन करते हो। क्यों? उससे क्या होता है? लेट से मैं कहता हूँ यार, प्लस के लिए कोड लिखेगा अयान, माइनस के लिए कोड लिखेगा फसी, मल्टीप्लिकेशन के लिए कोड लिखेगा रहील, और डिवीजन के लिए अबू बकर कोड लिखेंगे, ठीक है। अब अ, जब हर पर्सन को अपना अपना काम मिल गया, ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम आसान हो रही है। कैसे आसान हो रही है? देखो, अगर मैं सारा कोड जकियस को लिखने के लिए कह देता, प्लस का भी, मल्टीप्लिकेशन का भी, डिवाइड का भी और इसका भी, तो जकियस, एक मिनट, तो जकियस 4 डेज ले लेता, क्योंकि हर दिन में एक मॉड्यूल कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अब मैंने प्रॉब्लम को तोड़ दिया है, प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। प्लस अयान लिख रहा है, माइनस फसी, मल्टीप्लिकेशन अबू बकर और डिवीजन रहील कर रहा है। इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि मेरी 4 दिन में जो प्रॉब्लम सॉल्व होनी थी वो एक ही दिन में सॉल्व हो रही है। और क्या फायदा हो रहा है मेरे पास? देखना, लेट से कल को मैं 2 + 9 करता हूँ, आंसर करेक्ट निकलता है, ठीक है। लेट से कल को मैं 5 - 2 करता हूँ, आंसर 3 करेक्ट निकलता है। अगर मैं 5 × 2 करता हूँ, आंसर 7 निकल रहा है। अब मुझे पता चल गया यार, मल्टीप्लीकेशन में गड़बड़ है डीबगिंग करते वक्त। अब मैं देखूंगा यार, रहील आपने जो कोड लिखा था उसमें गड़बड़ आ रही है। अब मैं बाकी कोड नहीं चेक करूंगा, मेरा टाइम बच गया। सिर्फ उस कोड को या सिर्फ उस प्रॉब्लम के हिस्से पर टाइम लगाने का मौका मिला जिस पे एरर आ रहा है। बाकी सबको चेक नहीं करना। आप ये बात समझ आती है ना, कि जब आप प्रॉब्लम को डीकम्पोज करते हो तो उससे क्या फायदे मिलते हैं? एक तो काम जल्दी हो जाता है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। प्लस कल को अगर डीबगिंग करनी हो तो आपकी जो प्रॉब्लम के छोटे छोटे हिस्से हैं, जिनको आप मॉड्यूल्स कहते हो या जिनको आप कहते हो सब प्रॉब्लम्स, SUB, सब प्रॉब्लम का मतलब है पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। इन सब में से सिर्फ उसी पे फोकस करना रह जाता है जिसके अंदर एरर आ रहा है, आप सबको डीबग नहीं करते। ओके, आगे चल रहा हूँ बेटा। तो डीकॉम्पोजिशन भी समझ आ गई, और आप लोगों को, हाउ आर यू मैम, क्लास 10 प्लीज। अच्छा अच्छा, प्लीज। ओके, सो सो फार वी आर डन विद एनालिसिस, ठीक है ना। एनालिसिस में एक और टर्म आ रही है, सी, इट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ओके, आई वुड लाइक फ्रॉम यू पीपल टू आंसर दिस बेटा, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। कोई बच्चा बता सके? गलत बताओ, लेकिन बताओ, पहले हैंड रेज करें प्लीज। एक हैंड रेज है, और वकर मलिक 2 हैंड रेज है। शाबाश अयान, यू कैन ट्राई बेटा। शाबाश, वेरी नाइस। ओके, यू सेड ऑल दोज रिक्वायरमेंट्स दैट यूजर नीड। ओके, दैट्स फाइन, ठीक है। अब वकर, कैन यू ऐड समथिंग इनटू दिस? हम्म, वेरी नाइस। अच्छा, अब यहाँ पर अयान ने हमें बताया है कि ऑल दोज रिक्वायरमेंट्स, वी हैव टू लिस्ट ऑल दोज रिक्वायरमेंट्स दैट दैट द यूजर नीड्स, ठीक है। अब हम लोग एग्जांपल लेके चल रहे हैं इंस्टीट्यूट की, है ना। अब लेट्स से एक इंस्टीट्यूट आपको कहता है कि हमें स्टूडेंट्स के फी मैनेजमेंट का मॉड्यूल चाहिए। ओके, दे रिक्वायर अ मॉड्यूल फॉर फी मैनेजमेंट। अब सिर्फ यूजर को तो नहीं ना वो सारी चीजें चाहिए हैं जो हमने लिस्ट डाउन करनी है। एज अ डेवलपर वी ऑल्सो नीड समथिंग दैट द डेवलपर रिक्वायर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट अ लेटेस्ट लैपटॉप, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट फास्ट इंटरनेट टू बी executed,
ये बात समझ आती है? तो आपने सारी वो रिक्वायरमेंट्स लिखनी है, आपने सारी वो रिक्वायरमेंट्स लिखनी है बच्चों, जो यूजर को तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन एज अ डेवलपर आपको जो चीजें चाहिए हैं, एज अ डेवलपर आपको जो चीजें चाहिए हैं, उनको भी लिख लेने का नाम है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक हो गया? आगे चले। ओके जी, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी समझ आती है, एब्स्ट्रक्शन भी समझ आ गया, और डीकम्पोजिशन भी समझ आ गया। ओके, एनालिसिस हमने कंप्लीट किया। जल्दी से डिजाइन पे जा रहा हूं। डिजाइन का मतलब होता है टू, डिजाइन मींस टू कंस्ट्रक्ट सॉल्यूशन इन अ पिक्टोरियल फॉर्म। ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट सॉल्यूशन इन अ पिक्टोरियल फॉर्म। जी जकिया, पिक्टोरियल फॉर्म की समझ आती है? नहीं, पिक्चर फॉर्म, यस एग्जैक्टली, ठीक है ना? जी हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखिए, डिजाइन करते वक्त हमारे पास तीन तरह की अप्रोचेज होती हैं। पहली अप्रोच का नाम था जी स्ट्रक्चर डायग्राम्स। एक मिनट सर, स्ट्रक्चर्ड डायग्राम्स। सेकेंडली हमारे पास क्या चीज थी? फ्लो चार्ट्स। ठीक है। एंड लास्ट पे हमारे पास होते हैं सूडो कोड, जो आज हम स्टार्ट भी करेंगे। जी आपका कुछ क्वेश्चन था? यस प्लीज। हाँ जी, एग्जैक्टली, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो असेंबली लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में कोड हुआ है? मोस्ट प्रोबेबली वो असेंबली लैंग्वेज में कोड हुआ होगा। ठीक है। हम्म। वो बिल्कुल असेंबली या 01 में बना होगा। कंप्यूटर ने नहीं बनाया, किसी ने, किसी साइंटिस्ट ने ही डेवलप किया। ठीक है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो बहुत लंबा प्रोसेस लगा होगा उसे। ठीक है, गुड क्वेश्चन। अच्छा, फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉब्लम के डिजाइन फेज की, जिसमें हम स्ट्रक्चर डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और सूडो कोड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? स्ट्रक्चर डायग्राम्स कुछ इस तरह होते थे कि आपके पास एक टॉप मोस्ट रूट होती है, ठीक है, जिसके अंदर आप सिस्टम का नाम लिखते हो। ठीक है ना? सिस्टम का नाम लिख के आप उसके चाइल्ड नोड्स बनाते हो, या उसका सब सिस्टम बनाते हो। सब सिस्टम वन, ठीक है ना, सब सिस्टम टू एंड सब सिस्टम थ्री। अगर उसके आगे से नोड्स निकल रहे हैं, तो वो भी सब सिस्टम 1.1, सब सिस्टम 1.2, सब सिस्टम 2.2, और इसके भी आगे चाइल्ड नोड हो सकते हैं। तो इस तरह करके जब आप एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट करते हो, उसे हम सब सिस्टम, या फिर इस पूरे को हम स्ट्रक्चर डायग्राम कह रहे थे। ठीक है। अब आप, मैं फ्लो चार्ट मैंने सिखा दिया था, फ्लो चार्ट के सिर्फ सिंबल्स के नाम लिखवा दो। टोटल 6 सिंबल्स थे जो हम यूज कर रहे थे। ओके, पहला सिंबल आप लोगों में मुझसे को बताए, ये सिंबल किसका है? शाबाश, टर्मिनेटर, स्टार्ट या स्टॉप के लिए है। शाबाश, ठीक है। ये सिंबल किसका है? प्रोसेस। ये रेक्टेंगल है, ठीक है ना? ये ये है पैरेललोग्राम, ये इनपुट और आउटपुट के लिए है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट के लिए है। ठीक है। देन वी आर हैविंग ये डायमंड, डिसीजन मेकिंग के लिए, जहां पर इफ आती है वहां पर डायमंड लगता है। ठीक, लूप कोई भी नहीं होती, लूप का सिंबल नहीं होता, लूप के लिए फ्लो लाइन होती है। ठीक है, अभी बताता हूँ। कोई समझदार बच्चा बता सकता है ये क्या होता था? सब रूटीन, ठीक है, सब रूटीन। और ये लास्ट में आपका फ्लो लाइंस आती है। ओके, लूप के लिए होता कुछ नहीं है। जैसे लूप के लिए ये होता है, लेट से यहां से अगर ऊपर कंट्रोल जा रहा है, तो ये लूप रिप्रेजेंट हो रही है। ओके। अच्छा, फिर हमने बात की थी अब मैं आपको कोडिंग और टेस्टिंग के बारे में बता के फिर हम लोग सूडो कोडिंग की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। जब अ,
ठीक है। थर्ड पे आता है सूडो कोड। सूडो कोड क्या होता है? एन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज कोड, ठीक है, दैट depicts solution ऑफ a प्रॉब्लम। ठीक है। क्या डिफरेंस है तीनों डिजाइन फेजेस में? पहले डिजाइन फेज में जहां पर हम लोग स्ट्रक्चर डायग्राम्स यूज कर रहे थे, उसमें सिर्फ रेक्टेंगल्स और लाइंस यूज होती हैं। ठीक है। सेकंड पे फ्लो चार्ट की जब बात की तो हमारे पास ये 6 सिंबल होते हैं हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के स्टेप को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सूडो कोड होता है जिसमें हम लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में सिंपल। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में जो आप सूडो कोड लिखते हो आप, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं जो आज हम देख रहे होंगे। जब आप सूडो कोड डिजाइन कर लेते हो या फ्लो चार्ट डिजाइन कर लेते हो, उसके बाद एक्शन किया जाता है। एक्शन का मतलब है उसके बाद कोडिंग आती है। ठीक है ना। कोडिंग का मतलब होता है कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करते हो आपकी अपनी मर्जी की। जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। आपके सिलेबस में 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रिकमेंडेड है फंसी। पाइथन है जी, जावा और वीबी विजुअल बेसिक। आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को पाइथन लेके चल रहा हूँ। जब आप पाइथन चूज करते हो तो उसके लिए आप एक आईडीई भी यूज करोगे। आईडीई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है। कौन समझदार बच्चा बताएगा मैंने कौन सा आईडीई आप लोगों के साथ यूज किया था? रेपलेट। ठीक है। अच्छा, आप में से कोई बताएगा पाइथन इंटरप्रेटर पे चलती थी या कंपाइलर पे चल रही है? मतलब आईडीई पाइथन लैंग्वेज को कंपाइल करता है क्या इंटरप्रेट करता है? इंटरप्रेट करता है। ठीक है। जावा और विजुअल बेसिक ये दोनों कंपाइलर पे चलती हैं। ओके, ये दोनों इंटरप्रेटर पे नहीं चलती। ठीक है। पाइथन लाइन बाय लाइन चलती है। आगे चल रहा हूँ बेटा। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर आप लोग प्रोग्राम को टेस्ट करते हो। ठीक है ना। टेस्ट इसलिए करते हो ताकि आप डीबग कर सको। जी, डीबग मींस टू फाइंड एंड रिमूव एरर्स फ्रॉम द कोड। नहीं, अच्छा ये भी अप्रोच है। अबू बकर ने बिल्कुल क्वेश्चन पूछा कि सर एक लाइन लिखी पाइथन की, उसको टेस्ट कर लिया, दूसरी लिखी फिर टेस्ट कर लिया, या पूरा कोड लिखा फिर टेस्ट किया। इट डिपेंड्स। ठीक है। अगर आपकी कंपनी ऐसे काम करती है लाइन बाय लाइन चेक करते जाओ तो फिर आप वो करोगे। अगर पूरा कोड लिखने के बाद चेक करना है तो वो भी काम चलता है। ठीक है। वैसे आप जब आप एक मिनट जब आप रियल लाइफ में जाओगे तो आप देखोगे जो एसक्यूए होते हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर्स होते हैं, वो अपनी मर्जी से चेक कर रहे होते हैं। हो सकता है वो कोड का लेट से 1 से लेके 100 तक लाइंस ऑफ कोड है, वो सिर्फ 75 से लेके 80 तक लाइंस एक्सक्लूसिवली चेक करे। उसकी मर्जी है पूरा कोड इकट्ठा चेक करे। उसकी मर्जी है डेटा के उसकी मर्जी है कि वो प्रोग्राम के ऊपर डिफरेंट तरह का डेटा इनपुट करके चेक करेगा। डिफरेंट तरह का डेटा कौन सा होता था? मैंने आपको टेस्ट डेटा पढ़ाया हुआ है? नहीं पढ़ाया हुआ। ठीक है। टेस्ट डेटा भी होता है। ठीक है ना। टेस्ट डेटा 3 तरह का होता है। अब नॉर्मल, सबसे पहले नॉर्मल होता है। ठीक है। अब ये टेस्टिंग की बात आई है इसलिए ये बता रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों नॉर्मल डेटा होता है, फिर अब नॉर्मल, फिर एक्सट्रीम, और देन नहीं, इम्पॉसिबल नहीं, बाउंड्री डेटा होता है। ठीक है। इसका क्या मतलब है? सुन लो सुन लो। लेट से अभी एक दफा समझ लोगे ना फिर मुश्किल नहीं रहेगी। फिर हम सुडो कोडिंग पे चले जाएंगे। लेट से फंसी एक प्रोग्राम है, एक कोड है। ठीक है ना। उस कोड के अंदर आपने ना मार्क्स एंटर करने हैं। मार्क्स। ठीक है। मार्क्स आप बिटवीन 0 एंड 75 एंटर कर सकते हो। ओके। अब इसमें नॉर्मल डेटा पता क्या होगा? नॉर्मल डेटा होगा 46। ठीक है। 29, जो कि 0 और 75 की रेंज में आ रहा है। इवन 75 भी नॉर्मल डेटा है और 0 भी नॉर्मल डेटा। ये बात समझ आई? अब नॉर्मल डेटा क्या होगा देखना। अब नॉर्मल, अच्छा, नॉर्मल डेटा सारा का सारा एक्सेप्ट होता है। याद रखने वाली बात है, ये सारा का सारा डेटा एक्सेप्ट होगा बाय द प्रोग्राम। ओके। अब नॉर्मल डेटा की बात करें फसी। अब नॉर्मल डेटा, हाँ, लेट से -6, ठीक है ना, और 89 और 49, ये सारा बच्चों
अब नॉर्मल डेटा, ये भी अब नॉर्मल होगा देखना, 29.6। क्यों? क्योंकि हमने कहा हुआ है कि वैल्यू सिर्फ एज एन इंटीजर इनपुट हो, तो उस केस में ये भी अब नॉर्मल हो जाएगा। अब नॉर्मल डेटा हमेशा रिजेक्ट होता है, ये बात याद रहेगी। अब नॉर्मल डेटा फंसी हमेशा रिजेक्ट होता है। अच्छा, फिर आ गया था एक्सट्रीम डेटा, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सट्रीम डेटा, ठीक है, उसका मतलब है 0 और 75, ये दोनों एक्सट्रीम डेटा है। मतलब जो लोएस्ट बाउंड्री है जो एक्सेप्टेबल होती है, और जो हाईएस्ट बाउंड्री है जो एक्सेप्ट होती है, ठीक है। एक्सट्रीम भी हमेशा एक्सेप्ट होएगा, शाबाश। एक और आने लगा बाउंड्री डेटा। जी, जी, बिल्कुल होगा। डेट डेट के फॉर्मेट मैं बताता हूँ, अभी उसकी भी एग्जांपल देते हैं। पहले बाउंड्री डेटा की एग्जांपल सुनो बेटा। 0 और 75 ये भी बाउंड्री है। -1 और 76 ये भी बाउंड्री है। क्या मतलब समझ आया? जो आपकी लोएस्ट बाउंड है दैट इज 0, ठीक है, उससे एक कम, और जो आपकी मैक्सिमम बाउंड्री है उससे एक ज्यादा, ये भी बाउंड्री डेटा होता है। लेकिन बाउंड्री डेटा दो तरह का है ना फसी, एक जो एक्सेप्ट होगा और एक जो रिजेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? रिजेक्ट एंड एक्सेप्ट। ओके, फिर से एक दफा सुन लो क्या हो रहा है। जब आप प्रोग्राम को टेस्ट करते हो, तो टेस्टिंग के दौरान आप लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा यूज करते हो, ताकि आप देख सको आपके प्रोग्राम का बिहेवियर कैसा है ऑन नॉर्मल डेटा, ऑन अब नॉर्मल डेटा, एक्सट्रीम डेटा पे और बाउंड्री डेटा पे। नॉर्मल डेटा मींस all of that data that is within range and will be accepted. Abnormal data means all of that data that is not in range and will be rejected. Extreme data means the upper boundary and the lower boundary and will be accepted. बाउंड्री डेटा दो तरह का होता है। एक जो एक्सेप्ट होता है वो एक्सट्रीम डेटा ही होता है आपका। बाउंड्री डेटा जो एक्सेप्ट हो जाए वो एक्सट्रीम डेटा ही है। लेकिन बाउंड्री डेटा जो आपके अपर बाउंड से एक ज्यादा और लोअर बाउंड से एक कम है, वो रिजेक्ट हो रहा है। किसी को यहां तक प्रॉब्लम? जी बच्चों, इजी? ओके, पीडीएलसी समझ आ गया तो। हाँ, एक दफा मैं वो बता दूं कि अगर लेट से डेट है, ओके, चलो कैरेक्टर की बात करते हैं। लेट से आपने कैरेक्टर इनपुट करना है कहीं पे, ठीक है। लेट से कैरेक्टर में भी आपने जेंडर बताना है। ओके, आपने डिफाइन कर रखा हुआ, या तो आप एम इनपुट करोगे या तो एफ इनपुट करोगे। इसमें नॉर्मल डेटा क्या हो सकता है देखो, इसमें नॉर्मल डेटा एम या एफ हो सकता है, ठीक है। या हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर किसी ने स्मॉल एफ या स्मॉल एफ भी लिख दिया वो भी एक्सेप्ट कर लो। ये सारा आपके पास नॉर्मल डेटा हो गया। ओके, इसमें अब नॉर्मल डेटा क्या होएगा? ठीक है, एच, एच विल बी योर अब नॉर्मल डेटा, ठीक है। 10 विल बी योर अब नॉर्मल डेटा। बात समझ आई? इसमें एक्सट्रीम डेटा भी एम और एफ ही होगा, ठीक है ना। और बाउंड्री डेटा भी एम और एफ ही होगा। बात समझ आई? ठीक है, तो इस तरह करके आप किसी भी डेटा टाइप के ऊपर ये चारों तरह का डेटा, नॉर्मल को, अब नॉर्मल को, एक्सट्रीम को और बाउंड्री डेटा को चेक करा सकते हो, ताकि आपके प्रोग्राम की टेस्टिंग हो सके। उसके ऊपर अगर लेंथ चेक लगा हुआ है ना, तो फिर हो सकता है। जी, जी, कि लेट से अगर किसी स्ट्रिंग की लेंथ आपने चेक करानी है 15 कैरेक्टर्स तक, तो विद इन 15 कैरेक्टर्स अगर डेटा एंटर हो रहा है वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर 15 से ऊपर निकल रहा है या खाली छूट रहा है डेटा, 0 कैरेक्टर्स हैं, तो वो फिर उसको आप लगा सकते हो कि ये अब नॉर्मल है या नॉर्मल। जी, जी, नहीं, तो फिर आप देखो, आप, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप कह रहे हैं सर एक स्ट्रिंग है जिसको आपने एक्सेप्ट कराना है,
ठीक है ना। अब स्ट्रिंग ऐसे अलर्ट से एड्रेस है, ठीक है। अब एड्रेस में कोई पर्सन सिर्फ 16 लिख जाए वो तो एक्सेप्ट हो जाएगा ना। सही कह रहे हो ना, यही कह रहे हो ना, क्योंकि स्ट्रिंग 16 स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है ना, यही कह रहे हो। हाँ, नहीं होगा, ये गलत डेटा इनपुट होगा, ठीक है। इस केस में हम लोग एक इनपुट मास्क सेट कर सकते हैं, इसके पहले एक मैसेज लगा सकते हैं कि प्लीज एंटर प्रॉपर एड्रेस, इस तरह का कोई मैसेज लगा सकते हैं ताकि डेटा की वैलिडेशन हो सके। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाला जो पीडीएलसी वाला मामला है ना, ये हो गया कंप्लीट। अब हमने सूडो कोडिंग पे जाना है, ठीक है ना।